आज की हमारी चर्चा भारतीय संविधान के एक ऐसे शब्द पर है जो सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, समानता या इक्वालिटी। लेकिन जब आप संविधान की गहराइयों में उतरते हैं तो पता चलता है कि ये एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरा महासागर है। हमारे पास डी बसु की किताब के कुछ हिस्से हैं जो अनुच्छेद 14, 15 और 16 की बात करते हैं, और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के लिए बराबरी का असली मतलब क्या है। जैसे अनुच्छेद 14 में दो बातें लिखी हैं, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण। सच कहूं तो ये मुझे हमेशा एक जैसी ही लगती थी। आज इस गुत्थी को सुलझाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्या समानता का मतलब सबके लिए एक ही डंडा है या समाज की सच्चाई को देखते हुए इसमें कुछ लचीलापन भी है। और सबसे जरूरी, नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का जो पूरा ढांचा है उसकी संवैधानिक नींव क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14। जैसा मैंने कहा, इसमें दो हिस्से हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये सुनने में भले ही जुड़वा लगते हों, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इनके डीएनए में बड़ा फर्क है। ये फर्क क्या है? बिल्कुल। और ये दोनों मिलकर एक बहुत खूबसूरत संतुलन बनाते हैं। पहला, कानून के समक्ष समानता। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई वीआईपी नहीं, किसी को कोई खास रियायत नहीं मिलेगी। ये एक तरह से कह सकते हैं कि नेगेटिव आइडिया है जो सरकार को किसी के साथ पक्षपात करने से रोकता है। अच्छा। लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि ये काफी नहीं है। समाज में सब लोग एक ही स्टार्टिंग लाइन पर नहीं खड़े हैं। यहीं पर दूसरा हिस्सा आता है, कानूनों का समान संरक्षण, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये पॉजिटिव हुआ। हाँ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो लोग एक जैसी स्थिति में हैं उनके साथ एक जैसा बर्ताव करो, और जो अलग अलग स्थितियों में हैं उनके साथ जरूरत के हिसाब से अलग बर्ताव किया जा सकता है। आप एक रेस में एक प्रोफेशनल एथलीट और एक शौकिया दौड़ने वाले को एक ही नियम से नहीं दौड़ा सकते हैं ना। तो ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब संविधान पहले एक हाथ से कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए नियम बराबर हैं, और फिर तुरंत दूसरे हाथ से कहता है कि लेकिन रुको, जो लोग पहले से ही पीछे हैं उनके साथ बराबर बर्ताव करना ही अपने आप में नाइंसाफी होगी। ये तो एक तरह का संतुलन साधने वाला खेल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही भारतीय समानता की अवधारणा का सार है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रिंसिपल है जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं, मनमानापन या आर्बिट्रेरीनेस का सिद्धांत। स्रोत में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले का जिक्र है। वो क्या था और वो अनुच्छेद 14 से कैसे जुड़ता है? वो एक बहुत बड़ा मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से 2011 के बीच सरकार द्वारा बांटे गए लगभग सभी कोल ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दिया। सभी को? लगभग सभी को। वजह ये थी कि सरकार ने देश की इतनी कीमती संपत्ति को बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया, बिना किसी फेयर कंपटीशन के अपनी मर्जी से कुछ कंपनियों को दे दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार का कोई भी काम, कोई भी फैसला अगर मनमाना है, तर्कहीन है, तो वो सीधे सीधे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो बात सिर्फ भेदभाव की नहीं है। नहीं, बात सिर्फ भेदभाव की नहीं है, बात निष्पक्षता और तर्क की भी है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर सरकार मनमानी नहीं कर सकती तो फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे बनते हैं? जैसे इनकम टैक्स के स्लैब अलग अलग क्यों हैं? या कुछ उद्योगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, कुछ को कम? स्रोत में उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात की गई है। सही सवाल है। देखिए, संविधान क्लास लेजिस्लेशन से मना करता है। मतलब आप किसी एक खास वर्ग को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए कानून नहीं बना सकते। लेकिन ये वर्गीकरण की इजाजत देता है। आप अलग अलग जरूरतों और हालात वाले समूहों की पहचान करके उनके लिए अलग कानून बना सकते हैं। लेकिन क्या इस उचित वर्गीकरण के सिद्धांत का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मतलब सरकार किसी भी कानून को ये कहकर सही ठहरा सकती है कि हमने तो एक तार्किक समूह बनाया है। कौन तय करेगा कि ये वर्गीकरण वाकई में उचित है या सिर्फ भेदभाव का एक छिपा हुआ तरीका है? इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्विन टेस्ट बनाया है, जिसका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। ट्विन टेस्ट? हाँ, इसके दो हिस्से हैं। पहला है समझने योग्य अंतर या इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी जिन लोगों का ग्रुप बनाया गया है और जिन्हें उस ग्रुप से बाहर रखा गया है, उनके बीच कोई साफ समझने लायक फर्क होना चाहिए। और दूसरा है तर्क संगत संबंध, यानी रैशनल नेक्सस। मतलब आपने जो फर्क किया है उसका उस कानून के मकसद से कोई सीधा लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। जैसे चैरिटी संस्थाओं को टैक्स में छूट देना। हाँ। यहाँ वर्गीकरण क्या है? चैरिटी संस्थाएं बनाम बाकी बिजनेस, और इसका मकसद क्या है? सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देना। दोनों के बीच एक लॉजिकल कनेक्शन है,
इसलिए ये वर्गीकरण जायज है। तो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझूं तो ट्विन टेस्ट का मतलब है, पहला, क्या आप सेब और संतरे के बीच फर्क बता सकते हैं, डिफरेंशिया, और दूसरा, क्या आपके पास सेब को अलग रखने का कोई अच्छा कारण है, जैसे कि आप सेब का जूस बना रहे हैं, संतरे का नहीं, रैशनल नेक्सस। क्या ये सही तरीका है इसे देखने का? बिल्कुल, यह इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। एक मिनट, ये बीसीसीआई वाला मामला मुझे थोड़ा उलझा रहा है। स्रोत कहता है कि बीसीसीआई तकनीकी रूप से राज्य नहीं है, फिर भी उस पर अनुच्छेद 14 लागू होता है। बीसीसीआई तो एक प्राइवेट संस्था है, सरकार तो है नहीं, तो फिर उस पर बराबरी का ये नियम कैसे लागू हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी भी प्राइवेट क्लब को सरकार के नियमों का पालन करना पड़े। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और ये दिखाता है कि हमारे संविधान की व्याख्या कितनी डायनेमिक है। यहाँ पर पब्लिक फंक्शन या सार्वजनिक कार्य का सिद्धांत लागू होता है। पब्लिक फंक्शन? हाँ, अदालतें मानती हैं कि भले ही बीसीसीआई एक प्राइवेट सोसाइटी हो, लेकिन वो जो काम करती है, जैसे भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम चुनना, वो एक सार्वजनिक काम है। उस फैसले का असर पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए जब वो ऐसा कोई काम कर रही है तो उसे निष्पक्षता, गैर मनमानी और बराबरी के सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। तो मतलब हाईकोर्ट दखल दे सकता है? बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं कि हाईकोर्ट अपनी रिट शक्तियों का इस्तेमाल करके बीसीसीआई के ऐसे फैसलों की समीक्षा कर सकता है जो मनमाने हों। अच्छा, तो अनुच्छेद 14 ने एक बड़ा सैद्धांतिक नियम बना दिया कि सरकार किसी के साथ मनमानी नहीं करेगी। लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि भेदभाव सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि समाज की रग रग में बसा है, दुकानों पर, होटलों में, कुओं पर। इसी जमीनी हकीकत से निपटने के लिए अनुच्छेद 15 को लाया गया, जो इस लड़ाई को और भी ज्यादा व्यक्तिगत और विशिष्ट बनाता है। एकदम सही ट्रांजिशन है। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 14 के सिद्धांत को और मजबूती देता है। इसका क्लॉज 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहां केवल शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये केवल शब्द तो एक तरह का लूपहोल जैसा लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर भेदभाव का आधार सिर्फ उनमें से कोई एक नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और वाजिब आधार भी जुड़ा है, तो शायद उसे इजाजत मिल जाए। स्रोत में एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है, जैसे नर्सिंग की नौकरी के लिए महिलाओं को प्राथमिकता देना। अच्छा। इसका आधार ये हो सकता है कि माना जाता है कि वे उस काम की प्रकृति के लिए बेहतर अनुकूल हैं। हालांकि आज के दौर में ऐसे तर्कों को चुनौती दी जा सकती है, पर संवैधानिक तर्क ये है कि भेदभाव सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि नौकरी की जरूरत के आधार पर किया जा रहा है, जो असल में अपवाद नहीं, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन के पावरफुल टूल्स हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए खास कानून बनाने की खुली छूट देता है। इसी तरह अनुच्छेद 15(4) राज्य को उन समुदायों के लिए खास कदम उठाने की इजाजत देता है जो ऐतिहासिक रूप से समाज की मुख्य धारा से कटे हुए रहे हैं, जैसे कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SCBCs और अनुसूचित जाति और जनजाति। जी, SCs और STs। मकसद ये है कि उन्हें दूसरों के बराबर लाया जा सके। और ये अनुच्छेद समय के साथ बदला भी है। स्रोत में 313वें संशोधन का जिक्र है, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण का रास्ता खोला। हाँ, और ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इसने आरक्षण के आधार को पारंपरिक सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से आगे बढ़ाकर आर्थिक आधार को भी शामिल कर लिया। एक और दिलचस्प किस्सा 93वें संशोधन का है, जिससे अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। ये तो किसी कोर्ट केस के जवाब में था, है ना? हाँ, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के PA इनामदार केस के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि सरकार प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं कर सकती। संसद ने संविधान बदलकर यह पक्का किया कि आरक्षण निजी शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो, सिवाय अल्पसंख्यक संस्थानों के। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 15 शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव को रोकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान और बराबरी का असली मतलब तब होता है जब उसे काम करने, रोजगार पाने का बराबर मौका मिले। और यहीं पर अनुच्छेद 16 तस्वीर में आता है, जो इस लड़ाई को सीधे सरकारी नौकरियों के मैदान में ले जाता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 16 खास तौर पर सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। इसमें भेदभाव के आधारों की लिस्ट में 2 और शब्द जोड़े गए हैं, वंश डिसेंट और निवास रेजिडेंस।
ताकि किसी को उसके खानदान या उसके राज्य के आधार पर नौकरी से बाहर न किया जा सके। एकदम। लेकिन अनुच्छेद 14 और 15 की तरह यहां भी असल कहानी इसके अपवादों में है, खासकर अनुच्छेद 16(4) में। 16(4) कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि सरकारी नौकरियों में किसी पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उनके लिए पद आरक्षित कर सकता है। तो ये सिर्फ बराबरी नहीं। नहीं, ये सिर्फ बराबरी नहीं, बल्कि बराबरी को हकीकत बनाने का एक जरिया है। और इस विषय पर इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं, एक मील का पत्थर है। स्रोत में इसके कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। आज भी हर सरकारी नौकरी के विज्ञापन और कॉलेज एडमिशन फॉर्म में जो नियम दिखते हैं, उनकी जड़ें इसी केस में हैं। सही कहा। उस फैसले ने आरक्षण की पूरी व्यवस्था को एक फ्रेमवर्क दिया। 3 सबसे बड़ी बातें निकल कर आईं। पहली, आरक्षण की कुल सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि समानता का सामान्य नियम खत्म न हो जाए। 50%, ठीक है। दूसरी, पिछड़े वर्गों में जो क्रीमी लेयर है, यानी वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ताकि लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, तर्क यही था। और तीसरी बात, जो शायद सबसे विवादास्पद थी, कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति यानी प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण सिर्फ शुरुआती भर्ती यानी एंट्री लेवल पर ही होना चाहिए। हाँ, और इसी तीसरे पॉइंट पर संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबा संवाद, यहाँ कह सकते हैं कि एक तरह की रस्साकशी शुरू हुई। संसद को लगा कि प्रतिनिधित्व सिर्फ चपरासी या क्लर्क के लेवल पर नहीं, बल्कि ऊंचे पदों पर भी जरूरी है। तो संसद ने क्या किया? संसद ने संविधान में संशोधन किया। 77 में संशोधन के जरिए अनुच्छेद 16(4)(a) जोड़ा गया, जिसने एससीज और एसटीज के लिए पदोन्नति में आरक्षण को फिर से बहाल कर दिया। अच्छा। इसी तरह कैरी फॉरवर्ड नियम को लेकर भी एक बदलाव हुआ। ये नियम कहता है कि अगर किसी साल आरक्षित सीटें खाली रह जाएं, तो उन्हें अगले साल भरा जा सकता है। इंदिरा साहनी केस ने इस पर भी 50% की सीमा लगा दी थी। तो संसद ने उसे भी बदल दिया। हाँ, 81वां संशोधन करके इस सीमा को हटा दिया, ताकि बैकलॉग की भर्तियों को उस साल की 50% सीमा से अलग गिना जाए। हमारे स्रोत में एक और अनुच्छेद का जिक्र है, अनुच्छेद 335, जो प्रशासन की दक्षता या एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ये आरक्षण के साथ कैसे फिट होता है? ये तो एक तरह का ब्रेक लगाने जैसा लगता है। ये एक संतुलन बनाने वाला प्रावधान है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आरक्षण लागू करते समय प्रशासन की कार्यकुशलता पर बुरा असर ना पड़े। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। 82 में संशोधन के जरिए संविधान में एक प्रोविजो जोड़ा गया, जो राज्य को एसटी/एससी उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कम करने या मूल्यांकन के स्टैंडर्ड में ढील देने की शक्ति देता है। तो ये बहस हमेशा जिंदा रहती है कि प्रतिनिधित्व और दक्षता के बीच सही संतुलन कहाँ है। और एक आखिरी सवाल जो स्रोत से उठता है, वो अस्थायी यानी एडहॉक कर्मचारियों के बारे में है। कई लोग सालों तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं। स्रोत कहता है कि वे सिर्फ लंबे समय तक काम करने के आधार पर स्थायी होने का दावा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ये तो नाइंसाफी लगती है। देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 16 का मूल सिद्धांत सामने आता है, अवसर की समानता। सरकारी नौकरी एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मिलनी चाहिए, जिसमें खुली प्रतियोगिता हो और देश के सभी योग्य नागरिकों को हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले। और अगर अस्थायी कर्मचारियों को सीधे स्थायी कर दिया तो यह उन लाखों लोगों के साथ अन्याय होगा जो उस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि बैकडोर एंट्री को नियमित नहीं किया जा सकता। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो अनुच्छेद 14 सरकार की मनमानी के खिलाफ एक बड़ी ढाल है। अनुच्छेद 15 इस लड़ाई को समाज के भीतर ले जाता है और शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव से बचाता है। और अनुच्छेद 16 इसे आर्थिक क्षेत्र में ले जाता है और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। बिल्कुल। और इन स्रोतों से एक बात साफ उभर कर आती है, भारतीय संविधान में समानता का विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये औपचारिक समानता यानी सबके लिए एक नियम, और वास्तविक समानता यानी सबको एक स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान के बीच एक निरंतर संतुलन बनाने की कोशिश है। यह एक जिंदा सांस लेती हुई अवधारणा है जो समाज की जरूरतों के साथ विकसित हो रही है। बिल्कुल। एक विचार जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूं वो ये है, ये जो बार बार संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं, ये दिखाते हैं कि समाज की जरूरतें, न्यायिक व्याख्या और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बीच एक कांस्टेंट डायलॉग चल रहा है।
असली चुनौती ये है कि एक संविधान उस आदर्श को कैसे संतुलित करता है जहां सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो और साथ ही उस जरूरत को भी पूरा करे जहां एक समान अवसर देने के लिए कुछ लोगों के साथ अलग व्यवहार करना जरूरी हो जाता है। ये विरोधाभासी भारतीय समानता के विचार को इतना अनोखा और चुनौतीपूर्ण बनाता है।